नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं अजित मेनन जी, जो पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। और आज हमारी बातचीत का जो विषय है, जो टॉपिक है, अगर मैं अजित मेनन जी का डेजिग्नेशन आपको, उनकी कंपनी का नाम ना बताऊं, तो आपको शायद लगता है कि मैं आपके लिए कोई करियर काउंसलर को लेकर के आया हूं। लेकिन बात सही है, आज हम मेनन जी से इस बारे में बात नहीं करेंगे कि निवेश कहाँ करना है। हम ये बात करेंगे कि जो लोग रिटायर होने के बाद घर बैठ जाते हैं कि अच्छा अब क्या करें, अब तो हम रिटायर हो गए, उनके लिए ज़िंदगी का दूसरा एक अध्याय खुलता है। और वो कैसे, उसके लिए बड़े दिलचस्प सुझाव पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपनी एक रिपोर्ट में, या कहें कि एक कंपेडियम, एक संकलन निकाला है। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें संकलन है 50 ऐसे रोचक रोजगारों का, स्वरोजगार कह लीजिए उन्हें, जो रिटायरमेंट के बाद किसी को एक नियमित कमाई का जरिया भी दे सकती हैं, और साथ में मतलब वो उनके लिए मौज मजे का, शौक का एक विषय भी हो सकता है। मतलब मेनन साहब, ये कहा जाए कि जैसे आप अपने पूरे करियर में काम करते हैं, कमाई होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कंपल्सन होता है, जॉब हो या किसी और रूप में प्रोफेशन हो, वहाँ पर कहीं पर एक लोगों के मन में होता है कि नहीं, ये मेरा काम है, मुझे करना ही है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद शायद इस कंपल्सन से हट करके आप काम कर भी सकते हैं और उसे एक शौक की तरह से एंजॉय भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, पहले तो मैं कहूँ कि थैंक यू निवेश मंथन को और सारे अपने व्यूअर्स को आज। और रिटायरमेंट के ये सब्जेक्ट में राजीव जी, आपने जो ये कहा कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है लाइफ में, ये हम यूज कर सकते हैं, हमारे पैशंस को हम यूज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप रिटायरमेंट के सब्जेक्ट को देखें तो सबसे बड़ा रिस्क जो है लोगों को, वो ये है कि आपकी जो कमाई है उसमें आपका कंसंट्रेशन रिस्क बना रहता है कि आप कमाते हो तो एक ही स्किल से। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जानकारी होगी, आप मीडिया पर्सनल हो या आप अगर कोई लॉयर हो या कोई टेक्नोलॉजिस्ट हो, तो आपके पास वही एक स्किल है जिससे आप कमाते हो। अगर आपके लाइफ में कोई दूसरा ऐसा स्किल हो या 2 या 3 ऐसा स्किल हो जिसको आप मोनेटाइज कर सको, तो मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट के लिए इससे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों पे कभी निर्भर नहीं रहोगे। जिंदगी भर भले आप 100 साल जिए, आपके पास फाइनेंसेस जो होंगे रिटायरमेंट के लिए, ये आपका बना रहेगा। तो ये एक एक रियलिटी है कि हमारी जितनी भी कमाई है वो एक स्किल से आती है, और अगर आप उसको 2 या 3 में अगर आप स्किल्स रख सकते हो आपके पास, सो फाइनेंशियल जो कॉन्फिडेंस होगी रिटायरमेंट का, वो सबसे अच्छी बनती है विद मल्टीपल स्किल्स। जी, लेकिन ये जो 50 गिग्स कहते हैं, मतलब शौकिया तौर पे जो पेशेवर काम किए जाएं, उनको मतलब जिसमें कमाई भी हो, शौक की तरह से उसे एंजॉय भी करें, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्हें गिग्स के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो आपने लिस्ट बनाई और इसका जो ये कंपेडियम तैयार किया, संकलन तैयार किया, इसके पीछे मतलब पर्पस क्या है? आप तो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपका काम है निवेशकों से पैसा लेकर के उसे मैनेज करना। ये करियर काउंसलिंग में आप कहाँ से आ गए? राजीव जी, इसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ये भी है कि हम ना कि सिर्फ पैसे लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करके इसका रिटर्न्स हम बनाए, लेकिन हम एक इन्वेस्टर एजुकेशन के तौर पे हम ये भी एक जिम्मेदारी रहती है कि लोगों को हमारी एक्सपर्टीज, हमारी नॉलेज, उसको हम शेयर करें कि क्या कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ में आप ले आ सकते हैं। और मेरा ये बहुत सालों से मैंने ये कहा है कि अगर आपके लाइफ की जितनी भी फाइनेंशियल गोल्स हों, कि आपके बच्चों की पढ़ाई है, शादी हो गई, घर हुआ, गाड़ी हुआ, ये सारे जितने गोल्स होते हैं, इसके लिए अगर कहीं कमी पड़ गई तो आपको लोन मिल सकता है। होम लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है, पर्सनल लोन ले सकते हैं आप। एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट का जिसके लिए कहीं भी कोई कन्वेंशनल लोन नहीं मिलता। तो इसकी जो प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए हमारे हिसाब से, पीजिम के हिसाब से, और हमारी जो ग्लोबल जो ब्रांड, पीजिम का जो ग्लोबल ब्रांड है, हमारे इंटरनेशनली भी हम रिटायरमेंट पे काफी फोकस करते हैं, पेंशन्स पे काफी फोकस करते हैं। तो ये जो नॉलेज है हमें ये शेयर करना था कि अनकन्वेंशनल का क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि लोग
ऑनलाइन जाते हैं तो कैलकुलेटर देख लेते हैं रिटायरमेंट का, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि 4 करोड़ की जरूरत है, 2 करोड़ की जरूरत है, 10 करोड़ की जरूरत है, और लोग काफी मायूस हो जाते हैं कि ये कहाँ से जुड़ जाएगा पैसा। लेकिन और भी तरीके हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जिसको लेकर के आप रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल और प्रैक्टिकल सा कुछ टिप्पणियां और कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए लेके आए। जी, लेकिन जब आप ये लिस्ट तैयार कर रहे थे या आपकी टीम कर रही थी, तो उनको कुछ गाइडलाइन आपने दिए होंगे कि भाई करियर तो सैकड़ों हैं, हजारों भी गिन सकते हैं, उसमें से 50 चुनने हैं, और वो भी रिटायरमेंट के बाद के लिए, और ऐसी चीजें जिसको लोग एंजॉय भी करें और ठीक ठाक कमाई भी हो जाए। तो क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या पैमाने ध्यान में रखे गए? तो ये काफी डिफिकल्ट था राजीव, क्योंकि मैंने जब टीम को एक ऑब्जेक्टिव दिया था, मैंने कहा कि हमें 100 की लिस्ट बनानी चाहिए, 100 ऐसे प्रोफेशंस जो हॉबीज भी हो सकती हैं जिसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन काफी मुश्किल रहा कि 100 तक पहुंचना, तो हमने कहा कि चलो 50 तक पहुंचे, हम इसको यहाँ पे लॉन्च कर लेते हैं, और अगले 50 पे हम काम शुरू करना शुरू कर दिए हैं। हमने, टीम ने शुरू कर दिया है कि और भी हम फीडबैक ले ले क्लाइंट से, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे एडवाइजर से, कि और क्या हो सकता है कि जो हम प्रोफेशंस को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस चीज को गूगल करने की कोशिश की तो कहीं भी मुझे 3 या 4 या 10 से ज्यादा कोई कुछ चीजें मिल नहीं रही थी कि हॉबीज और पैशंस को मोनेटाइज करना। आप ग्लोबल गूगल के कोई इंटरनेशनल लिस्ट देख लें या इंडिया में देख लें, नहीं था। और हमें कॉन्फिडेंस तो ये था कि इस चीज को लेकर के लोगों का काफी फायदा हो सकता है। तो हमने कहा कि चलो शुरुआत करते हैं 50 से। तो शायद ही ये पहला ऐसा कंपेंडियम है जिसमें आपको 50 ऐसे जो शौकिया चीजें हैं जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं, ये पहला लिस्ट ऐसा होगा। जी, लेकिन अब इसमें आपके लिए एक पहेली रख देते हैं, या कहें कि मतलब आपके लिए गेम रख देते हैं। आपने जो 50 लिस्ट बनाई है, सबसे पहले मैं आपके सामने ही पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, रिटायरमेंट आपके लिए दूर होगा, लेकिन सोचना शुरू कर सकते हैं कि अच्छा इस 50 में से कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद अपने लिए बड़े रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग पाएंगे कि भाई ठीक है, ये काम तो मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है। आप ही की लिस्ट में दोहराता हूँ और उसमें आप बताइए, एक बार में 5 लेते हैं, उसमें देखिए कि आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग बनता है। तो आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें पहला नाम है ऑनलाइन योगा इंस्ट्रक्टर का, फिर है रियल एस्टेट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ये तो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये 5 है, इसमें इन 5 में से क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा खुद अपने लिए? खुद अपने लिए मैं तो एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग सिलेक्ट करूंगा राजीव। और उसका रीजन ये है कि फाइनेंशियल एडवाइजरी तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन अगर एक चीज, कोई नई चीज को सीखना है जिसमें एक इंटरेस्ट है मेरा, तो वो शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। क्योंकि क्या है कि हमारे करियर में हम सब जो है हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि मार्केट के बारे में और इसके पीछे जितने आंकड़े हैं इसको सब याद रखना पड़ता है, और ये सारा ब्रेन वर्क है। और मैं ये चाहता हूं कि रिटायरमेंट में मैं कुछ अपने हाथों से काम करूं। तो ये एक मेरा एक इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो उसमें मैं बिल्कुल सिलेक्ट करूंगा कुछ चीजें जो मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए करूंगा, लेकिन उसमें से ऑर्गेनिक फार्मिंग डेफिनेटली नंबर 1 पे आता है, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजरी, कोचिंग, टीचिंग ये मैं बिल्कुल कर सकता हूँ इजीली। लगता है आपकी बालकनी में पहले से ही बहुत सारे पौधे हैं इस समय। बिल्कुल। बिल्कुल है। और उसके बाद जो नाम है सॉफ्ट स्किल कोच, साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, करियर काउंसलर, वो तो आप अभी ही बन चुके हैं, और चाइल्ड केयर सर्विसेज, CX ऑन हायर, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। इसमें से कई चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से कर पाएंगे। आराम से कर पाएंगे। तो देखिए ना, ये लिस्ट का मजा तो यही है कि जो भी अगर इस लिस्ट को परखें तो शायद उनको 1 नहीं, 2 नहीं, शायद 3 या 5 ऐसे चीजें मिल जाएंगे जो उनका इंटरेस्ट रहा हो पहले कॉलेज में, या कहीं और उनके जो टैलेंट्स हैं, उनके स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं रहा हो। और कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो वो आराम से कर सकते हैं, जैसे कि हम सब कहीं ना कहीं टीचिंग तो कर ही सकते हैं। अब वो टीचिंग ई लर्निंग के नाम से कीजिए, ई ट्यूटरिंग के नाम से कीजिए, तो बिल्कुल एक इनकम क्रिएट करने वाली एक
मौका बन जाता है लोगों के लिए। और फिर अगर उसको और भी आगे अगर ले जाना है कि आपको स्पेशलाइज्ड कुछ चीजें करनी है, तो उसकी भी सिलेक्शन आप कर सकते हो कि आप डिजिटल कंसल्टेंट बने या कोई लाइफ कोच बने या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बने। ये चीजों के लिए आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और सर्टिफिकेशन के लिए भी हमने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर अगर आपको सर्टिफिकेशन करने की जरूरत हो तो वो कहाँ से मिलेगी, कितना खर्चा होगा आपका, और आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि उसमें आप क्या कमा सकते हो। आयुष मिनिस्ट्री से योगा की सर्टिफिकेशन के लिए समझिए कि लेवल्स जितने हैं 9-10 हजार के खर्चे में आप वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं वहां से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन और ये जानकारी हमें लगा कि एक जगह पर अगर हम उसको कंपाइल करें तो ये लोगों के लिए काफी अच्छा सुविधा बनेगी। जी, मैंने देखा आपकी कंपेडियम में, आपके रिपोर्ट में वो न सिर्फ लिस्ट दी गई है कि भाई ये 50 चीजें हैं आप कर सकते हैं, उसके बारे में एक बहुत ब्रीफ में, संक्षेप में, लेकिन बहुत उपयोगी जानकारी दी हुई है। एक बेसिक कह लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां पे दे रखा है, या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सिनॉप्सिस दे रखी है आपने। अच्छा, इसके बाद ई लर्निंग कंसल्टेंट, टूर गाइड, गेम डिजाइनर, वेडिंग प्लानर, इंटीरियर डिजाइनर, इनमें से कुछ है जो मतलब आपके सपनों में रहा है कि अच्छा ये भी कर लूंगा? मैं बहुत पहले से स्कूल और कॉलेज से काफी आर्ट और पेंटिंग, स्केचिंग और आर्टिस्टिक जितने हैं चीजें, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैं आज भी पोर्ट्रेट्स स्केच करता हूँ। आज मेरे यहाँ पे केबिन में मैं दिखा नहीं सकता हूँ कैमरा पे, बट मेरे स्केचेस रखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने जो नाम लिए, वहां पे मुझे लगता है कि इंटीरियर डिजाइन का जो एक ये गिग होगा, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट होगा। वैसे भी मेरे फैमिली में लोग मुझे पूछ लेते हैं कि भाई आपने जैसा घर रखा हुआ है उसमें कैसे आपने कहाँ से चीजों को चुना, कैसे आपने कॉम्बिनेशंस बनाए। तो वो एक आर्टिस्टिक बेंट होता है, तो शायद थोड़ा सा उसका एडवांटेज रह सकता है। तो आई वुड प्रोबेबली सिलेक्ट दैट। बिल्कुल। और इसके बाद है ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, लैंडस्केपिंग, स्पोर्ट्स कोच, परफॉर्मिंग आर्ट्स कोचिंग और क्लाउड किचन सर्विसेज। ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, या कुछ है इसमें जो? हाँ, मैं शायद लैंडस्केपिंग की तरह जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक वो फिर डिजाइनिंग की तरफ भी है और साथ में नेचर भी है उसमें। यस, तो बिल्कुल मैं इंटरेस्ट रखता हूँ आर्टिस्टिक चीजों में, और नेचर से मेरा बड़ा लगाव है। तो छोटा सा एक प्लॉट भी ले रखा हुआ है जहां पर अब काम शुरू है, जहां पर गार्डनिंग और फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्लान्स हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा आसान सा चॉइस बन सकता है। जी, और इसके बाद आपने लिस्ट में रखा है कॉम्पिटेंसी मैपिंग सर्विसेज, सीआरएम स्पेशलिस्ट, टैलेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट, फ्लोरल बिजनेस। अगेन मुझे लगता है इसमें फ्लोरल की तरफ आप आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में शायद वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड डोमेन हो जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर शायद मुझे अपने वाइफ के साथ पार्टनरशिप में घुसना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरल बिजनेस में उनका बहुत दिलचस्पी है। घर भर में जब हमारे बच्चे जो है दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों का ये है कि हम मिस करते हैं बच्चों को ज्यादातर। तो घर में फूल हम जरूर रखते हैं वीकेंड्स को लेकर के, ताकि फ्रेश रहे और हमें भी थोड़ा सा जॉय मिले कि बच्चों का याद हमें बहुत सताने लगती है। तो वी कीप आवरसेल्व्स अ लिटिल जॉयफुल विद फ्लावर्स। तो वहां पे लेकिन मुझे उनके साथ पार्टनरशिप में काम शुरू करना पड़ेगा। जी, और इसके बाद आपकी लिस्ट बताती है कि एनुअल केयर सर्विसेज, फूड एंड बेवरेजेज कंसल्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, फिटनेस ट्रेनर। इसमें एक दो चीजें तो मुझे अपने लिए दिख रही हैं, आपके लिए क्या है? मेरा एस्पिरेशन तो फिटनेस ट्रेनर बनने का है राजीव जी। वो इसलिए क्योंकि मैं आज भी मैं मैराथन्स काफी दौड़ चुका हूं, लेकिन पिछले 2-4 सालों से मैंने कोई मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन हाल ही में मैंने एक रनर्स ग्रुप ज्वाइन करके फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू की है। तो कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं रीबॉक फिटनेस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन करना, ऐसे काफी सारे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर फिटनेस के लिए आप काम कर सकते हैं। शायद मुझे योगा में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितने की मेरी वाइफ का है, लेकिन फिटनेस ट्रेनिंग या रनिंग में शायद मैं उस तरफ जाऊंगा कि मैं वो करूं। यहाँ भी आप दोनों चीजें जोड़कर ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर बिल्कुल कर सकते हैं। और यही तो एक चीज है राजीव जी। आप सोचिए कि एक घर में हम जब फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादातर इंडिया में हो और ग्लोबली भी हो, हम उस घर के मेल
जो है, जो अर्निंग मेंबर को हम बस मेल ही मानते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वीमेन हु आर वर्किंग, बट इन अ हाउस देयर इज आल्सो अ मदर इन लॉ, एक माँ भी है जो अचार बना सकती है. तो आप सोच नहीं पाओगे कि कोविड के टाइम पे कितने ऐसे स्टोरीज हैं फ्रेंड्स के जो अपने कम्युनिटी में अपने बेकिंग को लेकर के, अपने फूड स्किल्स को लेकर के उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं. शायद कोविड के बाद कुछ लोगों ने रोक दी होगी, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि अगर अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए भी कमा सकते हैं, कुछ फूड आइटम, पिकल्स बनाया हुआ, जो भी कुछ आपका स्किल हो, बेकिंग हो, तो ये कंट्रीब्यूशन जो एक घर का इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हो, तो शायद इट कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प कि आपका फाइनेंसेस चलता रहे. जी बिल्कुल. और इसके बाद ब्रांड डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजर, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट और कॉर्पोरेट ट्रेनर. तो आज की तारीख में ब्रांड डिज़ाइनर और कॉर्पोरेट ट्रेनर तो आप इसी समय हैं. बिल्कुल. तो ब्रांडिंग हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना मेरे ख्याल में सेल्स और मार्केटिंग को जितना मैंने अपने 30 सालों में मैंने किया हुआ है, तो शायद मैं बिल्कुल उसको एक फॉर्मल तरीके से कर सकता हूँ. तो दैट वुड बी माय चॉइस. जी. और इसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ऑनलाइन एजुकेटर एंड ट्यूटरिंग. काफ़ी चीज़ें हैं जो एजुकेशन की तरफ हैं, एडुकेटर बनने की तरफ हैं. स्टार्टअप एडवाइजरी सर्विसेज, ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है. ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज सर्विसेज, ये मेरे लिए हो सकता है. और ई कॉमर्स स्ट्रैटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट्स. तो हाँ. इसमें आपकी सबसे बेस्ट चॉइस क्या है? शायद ई लर्निंग की तरफ जाऊंगा मैं. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब ये लिस्ट अपने फ्रेंड सर्कल्स में मैंने शेयर किया, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आर्टिस्ट्स हैं, और उन्होंने, वो आर्टिस्ट पहले थे नहीं, बट दे हैव बिकम आर्टिस्ट, दे हैव लर्नड एंड नाउ दे आर टीचिंग एज वेल. तो उन्होंने कहा कि अजीत, जब अपना नेक्स्ट लिस्ट जब आप बनाओगे तो स्पेसिफिकली ई ट्यूटरिंग तो आपका बड़ा जनरल हुआ, लेकिन आर्ट और टीचिंग आर्ट टू चिल्ड्रन क्रिएटिविटी के हिसाब से शायद ये कर सकते हैं हम. और मैं बिल्कुल मानता हूं कि मैं भी कर सकता हूं. मैं पोर्ट्रेट स्केच करता हूं, मैं पोर्ट्रेट स्केचिंग और आर्ट ये शायद सिखा सकता हूं. मुझे पहले कुछ सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे शायद, बट आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर दैट. जी. और फिर वापस एक ऐसा गिग है जो मतलब बागवानी की तरफ या किसानी की तरफ, फार्मिंग की तरफ जाता है. स्टार्टअप प्लांट एंड सीड प्रोवाइडर्स. उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशंस एंड पीआर कंसल्टेंट, बारटेंडर और कस्टमर सक्सेस कंसल्टेंट. ये भी इंटरेस्टिंग लिस्ट है. और इसमें आपका झुकाव किधर रहेगा? तो वो स्टार्टर सीड की तरफ जाऊंगा शायद. बारटेंडिंग के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा. दोस्त बहुत बड़े हैं मेरे से आगे, शायद मेरे से अच्छे कर लेते हैं वो. बट स्टार्टअप सीड जो प्रोवाइड करते हैं आज एनवायरनमेंट को लेकर के, अगर आपका छोटा सा एक फार्म हो, जैसे कि मेरा प्लान है, तो शायद फ्लावर्स की जो जॉइंट वेंचर होगा मेरा वाइफ के साथ, तो शायद ये एक अच्छा सा एक प्रोफेशन हो सकता है जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ. मैं तो टी बार बना सकता हूँ, मतलब ऐसा बार जिसमें बहुत तरह की चाय मिले. और मैं बस अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि चाय से लेकर के चाय की शैंपेन भी बनने लगी है अभी. कुछ ऐसे चाय हैं, शायद टी लीव्स हैं जिसके से टी शैंपेन्स बनते हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ये भी. जी. और इसके बाद अब अंतिम 5 है: लाइफ कोच, ट्यूटरिंग, स्ट्रेटजिक सोर्सिंग एडवाइजर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन कंसल्टेंट और कॉम्प्लायंस एडवाइज़र एंड स्पेशलिस्ट. इसमें भी लाइफ कोच, आप जिस तरह से लगातार मतलब पोस्ट रिटायरमेंट स्टडीज़ कराते रहते हैं या इन सब चीज़ों पर, इस तरह की करियर काउंसलिंग पे आपका ध्यान है, आप लाइफ कोच तो ऑलरेडी हैं. ट्यूटरिंग के बारे में अपना झुकाव आपने बता ही रखा है. सोर्सिंग एडवाइजर्स वो आप बताएंगे. कंप्लायंस एडवाइज़र, आप सीईओ हैं कंपनी के, तो कंप्लायंस तो ओवरऑल आपको देखना ही पड़ता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं इनमें से. तो इसमें क्या है कि मेरे घर पे एक लाइफ कोच है. मेरी वाइफ जो है वो सर्टिफाइड कोच है, लाइफ और एग्जीक्यूटिव कोच है आईसीएफ यूएस से, और वो भी मास्टर सर्टिफाइड कोच है. तो हाईएस्ट लेवल की कोचिंग है. वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सीएक्सओ लेवल पे कोचिंग करती है. और इसीलिए मैंने कहा कि जॉइंट वेंचर के लिए
काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं मुझे, और लाइफ कोचिंग के लिए तो उन्होंने रिजर्व कर रखा हुआ है कि जब भी रिटायर होंगे तो मेरे बिजनेस में बिल्कुल ज्वाइन करना, सर्टिफाई कर लूंगी वो, बिकॉज शी सर्टिफाइज कोचेस एंड देन आई हैव अ इन हाउस एक्सपर्टीज टू गो फॉर दैट फील्ड। जी, अब यहाँ पे एक बात बताइए, ये हमने इतने तरह के शौकिया पेशे देखे जो बाद में एक कंपल्सन नहीं, एक चॉइस की तरह से आपके सामने रहें, जिसमें आप मौज मजे के साथ कमाई करते रहें और पोस्ट रिटायरमेंट आपकी लाइफ अच्छे से चलती रहे। लेकिन इन गिग्स का किस तरह का असर आप देखते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पे? क्या लोग पहले से सोच के रखें कि भाई अगर मेरा पोस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस जो है, रिटायरमेंट के लिए अभी मैं जो सेविंग कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसके पैसे पूरे नहीं पड़े तो मैं उसकी भरपाई करूँगा, या ये आइसिंग ऑन द केक की तरह से होना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं अपने लिए पर्याप्त पैसा जुटा करके तो रखूँगा, लेकिन मैं खाली भी नहीं बैठूँगा और ये जो ऊपर से पैसे आएंगे वो मेरे मौज मजे के लिए होंगे? ये दोनों चीज राजीव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटायरमेंट के रिसर्च को लेकर के या लॉन्जेविटी की रिसर्च अगर आप उसको कहे कि आपकी जो लाइफ है, आज सब जानते हैं कि पिछले 50 साल या 100 साल पहले जो एवरेज एज हुआ करते थे और आज जो एवरेज एज जो हमें देखने को मिलता है, काफी हमें देखने को मिलता है कि घरों में लोग 85 और 90 भी क्रॉस कर रहे हैं, और मेडिकल एडवांसेस भी ऐसे हैं कि शायद आपको इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे, तो आप जीते रहेंगे, लेकिन आपको पूरे हेल्थ के साथ जीना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आप एक्टिव रहोगे, अगर जो भी चीज आप सेलेक्ट करोगे, अगर उसमें आपने कमाया भी कम, लेकिन अगर आप एक्टिव रहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो आपने जो पॉइंट जो सामने रखे, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक रीजन ये है कि आप एक्टिव रहे, कुछ प्रोफेशंस को ऐसे सेलेक्ट करके जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, आपकी इंटरेस्ट हो, आपके पैशन हो, तो वो आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखती है। दूसरी बात ये कि फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। हम जब कैलकुलेट करते हैं कि इतना कॉर्पस होना चाहिए, उतना कॉर्पस होना चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये होना चाहिए, ये एक बात है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक एडवाइजर के साथ बैठ करके हमारी लाइफ की नीड, रिटायरमेंट नीड के लिए हम कॉर्पस की प्लानिंग करें। लेकिन ये जो कमाई है, सेकंड, जो हमारी पैशन, हमारी इंटरेस्ट से हम जो कमा सकते हैं, अगर इसको स्ट्रेटेजिकली हम डिप्लॉय करें, इन्वेस्ट करें, तो ये हम जितने एक्सपेंसेस हमें चाहिए और जितने हमें लंबे समय के लिए खींचना है, ये उस चीज के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और हमने सारे एग्जांपल्स देखे हैं। वी विल बी लॉन्चिंग अ कैलकुलेटर ऑन आवर वेबसाइट वेरी सून, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपने कैलकुलेट तो किया होगा कि आपको 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, लेकिन आपके पास है बस 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख। अब उसका गैप आप क्या करोगे? आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप उससे जो आपकी जरूरतें हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 2 करोड़ की एग्जाम्पल में अगर आप 1 लाख रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं और आप उसको हर साल इन्फ्लेशन एडजस्ट भी कीजिए कि 6% से जो है महंगाई बढ़ेगी, तो आपका 1 लाख का जो विड्रॉल है 6% से बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख से जो विड्रॉल शुरू कर रहे हैं ये 2 करोड़ के कॉर्पस से, अगर आपने सिर्फ ये बैंक डिपॉजिट या कोई एक सेफ कोई इन्वेस्टमेंट में अगर लगाया हो, तो दिस विल लास्ट यू क्लोज टू अराउंड 23 इयर्स। लेकिन जो हमारे कैलकुलेटर और कैलकुलेशंस जो एम्फी सेबी के साइड से क्या रेट से आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ये सब हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको 3 हिस्सों में बांटोगे कि आपने कोई कंजर्वेटिव फंड में डाल दिया 33%, और दूसरा 33% आपने कोई बैलेंस्ड फंड में डाल दिया, एसेट एलोकेशन फंड में डाल दिया, और लास्ट वाला 33% आपने कोई डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डाल दिया, तो ये सिर्फ एक बकेट से लेकर के 3 बकेट में बांटने से आप वही 1 लाख रुपया जो आप विड्रॉ कर रहे हैं 6% इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ विल नाउ लास्ट यू फॉर एवर। तो ये एक स्ट्रैटेजी हुआ कि 3 बकेट थ्योरी हम कहते हैं उसको, कि आपको कैसे उसको एसेट एलोकेट करना है एक एडवाइजर की हेल्प से। अगर आपके पास ये 2 करोड़ नहीं है, कम है, तो ये जो गिग इनकम है, जो शौकिया इनकम है, इसको आप तीसरे बकेट में डालते जाइए, तो आपका जो है लंबा खिसता जाएगा कॉर्पस एंड यू विल नॉट हैव टू वरी। सो दैट इज द एडवांटेज। जी बिल्कुल। तो ये तो रही बहुत रोचक इंटरेस्टिंग स्टडी आपकी तरफ से कि भाई लोग अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपसे आप जुड़े हैं साथ में, तो कुछ इस मौके का फ़ायदा उठा करके इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी समझना चाहूँगा आपसे। खूब भरोसा आ रहा है और आप लोग लगा रहे हैं और मार्केट भी रिवार्ड करते जा रहा है, लेकिन मतलब
ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब पार्टी में म्यूजिक चल रहा है और वो म्यूजिक ऐसी जगह पे आ गया है कि कहीं ना कहीं उसे रुकना है? राजीव जी, मार्केट में रिस्क्स तो बिल्कुल है, और रहेगी। वो हमें पता है कि ये साइकिल्स होते हैं। मैं मार्केट और ट्रेंड्स के बारे में कहने से पहले मैं इस 50 गिग्स की एक कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि ये जरूर। जो मेरी मार्केटिंग टीम जिन्होंने ये इस रिपोर्ट को बनाया हुआ है, उन्होंने उदयन रे जो है, जो आउटलुक मनी में हुआ करता था, उनका जो कंपनी है फंडू मनी, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने ये लिस्ट बनाया हुआ है। तो मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूंगा उदयन रे और अपने टीम को फंडू मनी में, कि जो उन्होंने इतना अच्छा लिस्ट क्रिएट किया हमारे मार्केटिंग टीम के साथ। और ये लिस्ट बढ़ती रहेगी, तो हमारे वेबसाइट पे मिलता रहेगा आपको इसके अलग अलग जो चैप्टर्स हैं। और मैं कहूंगा कि ये ट्रेंड्स की बात जो आप कर रहे थे, कि हमने ये ट्रेंड देखा है कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में अगर 1,80,000 लाख करोड़ शायद नेट सेल्स आया हुआ है इक्विटी फंड्स में, और वहां पे काफी हद तक जो है थीमेटिक फंड्स जो है एनएफओस के तौर पे, और थीमेटिक जो सेक्टोरल फंड्स हैं, हमने देखा है कि काफी पैसा उस सेक्टर्स में आए हुए हैं, और स्मॉल कैप के जो सेक्टर है उसमें भी आया हुआ है। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में समझिए कि 40 या 45 हजार करोड़ का नेट सेल्स हुआ, तो बस ये 3 महीनों में, अप्रैल में जून का जो FY25 की 3 महीनों में 46,000 करोड़ ऑलरेडी थीमेटिक फंड्स में आ चुका है। तो ये बिल्कुल है कि मार्केट्स अच्छी कर रही है, और लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो और भी रिस्की कैटेगरीज जो है, थीमेटिक कैटेगरीज जो है, उसके तरफ है। मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई गलत काम नहीं है, लेकिन अगर आप एसेट एलोकेशन को अपना देखें अपने एडवाइजर के साथ, अगर आप कुछ बात कर सकते हैं कि आपको कितने हद तक, क्या प्रोपोर्शन तक आपको इस टाइप के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि गलती वही होती है जब हम बहुत सारा जो है परसेंटेज ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट्स हम कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं किसी कैटेगरी में। जितना आपका डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हो, तो मेरे ख्याल में देयर इज नथिंग टू वरी। और सबसे बड़ा सवाल आपको ये पूछना है कि आपका टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जितना आपका टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको जो रिटर्न्स की जरूरत है उसके हिसाब से अगर आपका डिवर्सिफिकेशन है, तो आपको चिंता की तो कोई बात है नहीं। आप इन्वेस्ट करते रहिए और एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए। जी। अब इसमें दो अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। एक बहुत एश्योरिंग बात है कि एसआईपी कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है, बहुत स्थिर, बहुत स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है। हर महीने पहले से कुछ ज़्यादा एसआईपी कंट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और इंडस्ट्री के लिए भी स्टेबिलिटी देने वाली चीज़ है, मार्केट्स को भी स्टेबिलिटी मिलती है इससे। दूसरी तरफ जो आपने इशारा किया कि भाई सेक्टोरल थीमेटिक जो थोड़े ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ये मतलब इन्वेस्टर की चॉइस है या उनको प्लेट में रख करके वही चीज़ें दी जा रही है? शायद दोनों ही है इसमें राजीव जी। की एक है कि इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि रिस्की प्रोडक्ट्स में जो हो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाए। वो अच्छी बात है कि आप लमसम लेके नहीं उतर रहे हो, लेकिन आप सिस्टमैटिकली आप उसकी यूनिट्स खरीद रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली और हर कैटेगरी, हर इंडस्ट्री में जहां डिमांड है वही आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं राजीव जी कि एक चीज शायद हम इसमें भूल रहे हैं कि एक इन्वेस्टर, एक निवेशक जो है, आप देखिए सोना कैसे खरीदता है, वो ग्राम में या तोला में खरीदता है। और आप रियल एस्टेट देखिए कैसी खरीदता है, तो वो स्क्वायर फीट में, यार्ड में या एकड़ में पैसा खरीदता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स भी देखिए आप यूनिट्स में खरीदते हैं कि आप इतने शेयर्स खरीद रहे हैं किसी चीज का। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस जुड़ गया है कि पिछले 1 साल का रिटर्न इतना हुआ या ये 2 साल का रिटर्न इतना हुआ, उसके वजह से मुझे ये लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में भी यूनिट्स को लेकर के अगर आपने डिसीजन लिया तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप देखिए एसआईपी का एडवांटेज है क्या, कि जब वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट का तो आपको कम यूनिट्स मिलेगा एसआईपी से, और जब घटता है मार्केट तो आपको वैल्यू के हिसाब से और भी यूनिट्स मिलेगा। तो जैसे कि वैल्यू अगर आपको अच्छी चीजें डिस्काउंट में मिल रहा हो तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं एसआईपी को लेकर के। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि जैसे जहां जहां सेक्टर्स में परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल एक बात है, आप एसेट एलोकेशन में बिल्कुल सिलेक्ट कीजिए। लेकिन आप ये भी देखिए कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फंड्स हैं जो शायद इस साइकिल में
कम मात्रा में रिटर्न्स हैं, लेकिन शायद पोर्टफोलियोज अच्छा है। जैसे कि लार्ज कैप की सेगमेंट, जैसे लोग कहते हैं कि स्मॉल और मिड कैप में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं और लार्ज कैप के सेक्टर में शायद ज्यादा वैल्यू दिख रहे हैं, तो वैसा आप मिक्स कीजिए अपने पोर्टफोलियो को और आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से बचे रहिए। तो यूनिट्स पे ध्यान दें, आप जितना यूनिट्स कलेक्ट करें, जो डिस्काउंट में है वो यूनिट्स खरीदते जाइए अच्छे क्वालिटी का, और आप ध्यान बस इस चीज में देना चाहिए कि आपकी कंसंट्रेशन रिस्क कहीं ना हो, बस। बिल्कुल। तो अजीत मेनन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो सबसे पहले इसलिए कि भाई आपने बहुत सारे लोगों को इस चिंता से मुक्त कर दिया या कर देंगे कि भाई रिटायर हो गए अब क्या करें, तो आपने उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खोल दिए हैं कि ये देखो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कंपल्सन नहीं, चॉइस के माध्यम से अपने लिए पोस्ट रिटायरमेंट एक स्टेडी इनकम बना सकते हैं, एक स्थिर आय का स्रोत बना सकते हैं। और साथ में अपने समय निकाला इस बहुमूल्य चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आशा है जल्दी ही आपसे फिर बात होगी। नमस्कार। थैंक यू राजीव, थैंक यू वेरी मच।